मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोरोना से जंग जीत ली है। वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं, लेकिन थोड़ी कमजोरी महसूस कर रहे हैं। इसके बावजूद मुख्यमंत्री 26 अक्टूबर को कार्यालय में जाकर कोरोना पर अधिकारियों से हाई लेवल मीटिंग करेंगे। खबर है कि 27 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री का कहना है कि भले ही कई तरह की छूट अब लोगों को मिल गई है, लेकिन कोरोना अभी तक खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पहले से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। वहीं पेपर लीक मामले में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी गहनता से जांच की जा रही है। यदि कंडक्टर भर्ती के पेपर लीक हुए होंगे तो इसको रद्द करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विवेकानंद संस्थान को लेकर डाली गई जनहित याचिका पर आए फैसले का शांता कुमार ने स्वागत किया। शांता कुमार ने कहा कि उन्हें दुख इस बात का है कि उनको बदनाम करने के लिए उनकी ही पार्टी के कुछ लोगों ने काम किया। अब भाजपा में भी राजनीतिक प्रदूषण आ रहा है। न्यायालय ने भी स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता किसी के इशारे पर ऐसा कर रहा था। कांग्रेस के लोगों ने मेरा विरोध नहीं किया, लेकिन मेरी अपनी ही पार्टी के कुछ लोग मुझे नीचा दिखाना चाहते थे या किसी बात का बदला लेना चाहते थे। शांता के बयान से प्रदेश का सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस को भी भाजपा को घेरने का मुद्दा मिल गया है। राठौर ने कहा कि भाजपा को सत्ता में लाने में जिन लोगों ने कुर्बानी दी है, उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। भाजपा में भ्रष्टाचार चरम पर है, जिससे जनता के साथ साथ भाजपा के वरिष्ठ नेता भी अभी दुखी हैं। शांता के बयान से भाजपा की अंदरूनी स्थिति जग जाहिर हो गई है। भाजपा नेतृत्व अब असलियत को छिपाने के लिए शांता कुमार के पास हाजिरी भर रहे हैं, लेकिन अब स्थिति बिगड़ चुकी है और सच्चाई सबके सामने आ गई है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कांग्रेस पर कृषि कानून को लेकर किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कृषि कानून के आने वाले समय में कृषि क्षेत्र में क्रांति आएगी, लेकिन कांग्रेस किसान विरोधी नीतियों की पैरवी कर रही है। कांग्रेस चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों के हाथों की कठपुतली बन गई है, जो पहले से कृषि समुदाय का शोषण कर रहे थे। सरकार ने इन कृषि योजनाओं और नीतियों को सफल बनाने के लिए इन कानूनों को पारित किया, लेकिन कांग्रेस इसे पचा नहीं रही है। ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसानों को खंडित प्रणाली की बेड़ियों से बाहर लाने के पक्ष में नहीं है। देश प्रदेश में आर्थिक तंगी के बीच प्रदेश बीजेपी अपने कार्यालय बनाने में लगी है। गुरुवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ऑनलाइन 6 कार्यालयों की आधारशिला रखी। इनमें नूरपुर, धर्मशाला, देहरा, पालमपुर, सुंदरनगर और कुल्लू में कार्यालय बनेंगे। नड्डा ने कहा कि कोई वक्त था जब बीजेपी कार्यालय 2 कमरों से चलता था। अब जिला स्तर पर कार्यालय बन रहे हैं और अब तक देश में 432 कार्यालयों का निर्माण हो चुका है। गौर रहे कि कोरोना काल में एक और प्रदेश बीजेपी की सरकार आर्थिक तंगी का रोना रो रही है, तो वहीं प्रदेश में अपने कार्यालय बनाए जा रहे हैं। जनता पर तंगी का हवाला देकर किराया, बिजली बिल बढ़ोतरी जैसे कई फैसले थोप दिए गए, लेकिन मौजूदा पार्टी को कार्यालयों में ही प्रदेश का विकास नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आजकल हर रोज धरने प्रदर्शनों का दौर जारी है। तीनों ही छात्र संगठन विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। बीजेपी का छात्र संगठन माना जाने वाला एबीवीपी भी विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ लामबंद होकर आंदोलन कर रहा है। तीनों ही छात्र संगठन एक ही स्वर में पीजी दाखिले के लिए एंट्रेंस परीक्षा करवाने की मांग पर अड़े हैं। इनका कहना है कि अंकों के आधार पर पीजी में प्रवेश देना उन छात्रों के साथ अन्याय होगा जो लंबे वक्त से विश्वविद्यालय में पीजी करने का सपना देख रहे हैं। इसी आंदोलन के बीच एनएसआई का समर्थन करने शिमला ग्रामीण विधायक विक्रमादित्य सिंह विश्वविद्यालय पहुँचे और बीसी से मिलकर छात्र हित के फैसले लेने की मांग उठाई। कोरोना के बाद अब पोलन ने शिमला में लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देवदार के पेड़ों से गिरने वाले पोलन से वातावरण दूषित हो रहा है, जो दमा के मरीजों को सांस लेने में दिक्कत कर रहा है। इससे एलर्जी के मामले भी एकाएक बढ़ गए हैं। पोलन हवा में मिलने के बाद सीधा सांस द्वारा व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में रोजाना 10 से 15 पोलन प्रभावित मरीज पहुंच रहे हैं। इस पर आईजीएमसी के वरिष्ठ डॉक्टर जनक राज का कहना है कि हर पतझड़ के मौसम में पेड़ों से पोलन गिरता है, जिससे अस्थमा रोगियों की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। सर्दियों के आगमन को लेकर लाहौल स्पीति में अतिरिक्त दंडाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक की गई। स्पीति उपमंडल में सर्दियों के लिए खाद्य वस्तुएं, अनाज, ईंधन, एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, जरूरी सामान की आपूर्ति के बारे में समीक्षा की गई। एएम ज्ञान सागर नेगी ने बताया कि तोद घाटी, पीन घाटी, डेम्यूल, लालुंग, हिक्कम, कोमिक आदि क्षेत्र सर्दियों में 4-5 महीनों के लिए देश दुनिया से कट जाते हैं। इसी वजह से अग्रिम खाद्य एवं जरूरी वस्तुएं इन क्षेत्रों में भेजना शुरू कर दी हैं। उन्होंने पीडब्ल्यूडी और बीआरओ को आदेश दिए हैं कि बर्फबारी के दिनों में कई रास्ते बंद हो जाते हैं। ऐसे में विभाग अपनी मशीनरी उन जगहों पर तैनात करे जहां पर अधिक बर्फबारी होती है। कुल्लू के भुंतर में 2 युवतियों की डूबने से मौत हो गई। झोपड़ी में रहने वाली प्रवासी युवती शौच करने अपनी बहन के साथ गई थी। इस दौरान अंधेरे में उसका पैर फिसल गया और ब्यास नदी में गिर गई।
छोटी बहन उसे बचाने के लिए ब्यास नदी में कूद गई। हादसे की खबर मिलते ही झोंपड़ी के अन्य लोगों ने दोनों की तलाश शुरू की। तलाशी के दौरान एक युवती नदी के किनारे मिली, जबकि दूसरी युवती का शव गुरुवार को बरामद किया गया। एसपी कुल्लू गौरव शर्मा ने मामले की पुष्टि की है। वहीं कुल्लू में वैष्णो माता मंदिर के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पैराफिट से टकरा गई, जिसमें कार सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश में कोरोना से मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। वीरवार शाम तक प्रदेश में 2 मौतें हुई, जिसमें कांगड़ा और कुल्लू में एक व्यक्ति की मौत शामिल है। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 276 हो चुका है। शाम तक प्रदेश में कोरोना के 59 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 137 लोगों को उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। प्रदेश में कोरोना का कुल आंकड़ा 19,680 हो चुका है, जिनमें 2,556 मामले अभी भी एक्टिव हैं।